जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 18 मई 2026 और 18 मई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? ए 7 अप्रैल, बी 12 मई, सी 17 मई, डी 21 जून। इसका सही आंसर है 17 मई। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है उच्च रक्तचाप के प्रति जागरूकता फैलाना। यह दिवस उच्च रक्तचाप की रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देता है। वर्ष 2026 की जो थीम थी वो थी उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण देर से दिखाई देते हैं। नियमित रक्तचाप हृदय रोग और स्ट्रोक के खतरे को कम करने में मदद करती है, इसलिए 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस: 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं भारत में। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 17 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व कछुआ दिवस 23 मई। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस 29 मई। विश्व तंबाकू दिवस 21 मई को मनाया जाता है, 31 मई को। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति किस संस्थान ने दी है? ए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR, सी संस्कृति मंत्रालय, डी मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग। सही आंसर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI। भोजशाला परिसर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया है। यहाँ ASI ने हिंदुओं को पूजा अर्चना और अध्ययन हेतु निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल 2003 के ASI आदेश को रद्द कर दिया जिसमें शुक्रवार को नमाज की अनुमति थी। न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय को अलग मस्जिद निर्माण हेतु राज्य सरकार के भूमि मांगने का सुझाव दिया है। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थाईलैंड ओपन 2026 के पुरुष डबल फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को किस देश की जोड़ी ने हराया? ए चीन, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया, डी जापान। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये थाईलैंड ओपन का, तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया गोल्ड मेडल जीता है और हमारा देश भारत जो है पुरुष डबल्स में उप विजेता रहा है, जो कि सात्विक और चिराग की जोड़ी है जो सिल्वर मेडल ली है। फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी को इंडोनेशिया के लियो रॉली कार्नोडो और डेनियल मार्थिन ने हराया। मैच का स्कोर था 21-12, 25-23। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत की शीर्ष पुरुष डबल बैडमिंटन जोड़ी है। अगला कुछ खेल प्रतियोगिताएं देख लेते हैं। हाल ही में चीन में आयोजित 11वां सांडा वर्ल्ड कप के 75 किलोग्राम वर्ग में भारतीय खिलाड़ी शिवानी ने, यह प्रतियोगिता मकाऊ में हुई थी, शिवानी ने स्वर्ण पदक जीता है। और अंकिता भगत और कुमकुम मोहोल की भारतीय महिला रिकर्व टीम ने आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में स्वर्ण पदक जीता है। पायल नाग पैरा आर्चरी सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पूनम ओराव ने छत्तीसगढ़ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में कुश्ती प्रतियोगिता 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पर मीनाक्षी हुड्डा कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक
और कजाकिस्तान में आयोजित मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में 54 किलोग्राम में प्रीति पवार ने स्वर्ण पदक, 60 किलोग्राम में प्रिया गंगोस ने स्वर्ण पदक और 70 किलोग्राम में अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पर इसी प्रतियोगिता में विश्वनाथ सुरेश, भारत के विश्वनाथ सुरेश ने पुरुष वर्ग में 50 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। ये कुछ खेल प्रतियोगिताएं थी जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ओपन 2026 का महिला सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ए कोको गॉफ, बी एलिना स्वितोलिना, सी ईगा स्वियातेक, डी आर्यना सवालेंका। सही आंसर है एलिना स्वितोलिना। एलिना स्वितोलिना जापानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने इटालियन ओपन 2026 महिला सिंगल का खिताब जीता है। कोको गॉफ अमेरिका की खिलाड़ी है, एलिना फाइनल में हराया है। इटालियन ओपन एक प्रतिष्ठित क्ले कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है जिसे रोम में आयोजित किया जाता है। जनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं जो पुरुष वर्ग फाइनल में पहुंचे हैं। और केस्पर राउड नॉर्वे के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने पुरुष वर्ग के फाइनल में जगह बनाई है। तो अभी भैया एलिना स्वितोलिना ने जापानी खिलाड़ी है जिन्होंने इटालियन ओपन अपने नाम कर लिया है महिला सिंगल्स का, और इसने हराया है अमेरिकी खिलाड़ी एलिना को हराया है। कोको गॉफ अमेरिका की खिलाड़ी है, एलिना ने फाइनल में जिसको हराया है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए भारत मार्टिन इंश्योरेंस पूल अर्थात BMI का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए भारत में परिवहन को बढ़ावा देना, बी समुद्री व्यापार और जहाजरानी को भू राजनीतिक जोखिमों से सुरक्षा देना, सी विदेशी नागरिकों को कर छूट देना, डी बंदरगाहों के निजीकरण को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर है समुद्री व्यापार और जहाजरानी को भू राजनीतिक जोखिमों से सुरक्षा देना। हाल ही में भारत सरकार ने भारत मार्टिन इंश्योरेंस पूल अर्थात BMIP लॉन्च किया है। यह वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा शुरू किया गया है और यह उद्देश्य है समुद्री व्यापार को वैश्विक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना। इस बीमा पूल की कुल जो क्षमता होगी वो 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित की गई है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत में पहली हाइड्रोजन बस सेवा का व्यावसायिक संचालन कहाँ से शुरू किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र, डी अहमदाबाद। सही आंसर है दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र से भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा 15 मई 2026 को शुरू हो गई। यह दिल्ली के सेंट्रल विटा एरिया में संचालित की जा रही है। बस सेवा सेंट्रल सेक्रेटरियल सेवा ट्रस्ट मेट्रो स्टेशन के बीच चल रही है। इस परियोजना को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मिलकर शुरू किया है। बसों में PM फ्यूल सेल तकनीक है जो कि हाइड्रोजन से चलेगी। हाइड्रोजन बसें प्रदूषण रहित और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन का एक अच्छा उदाहरण है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में असम में भारत की पहली AI संचालित डिजिटल बैंकिंग शाखा का उद्घाटन किस बैंक द्वारा किया गया? ए HDFC बैंक, बी स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, सी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, डी बंधन बैंक। सही आंसर है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने गुवाहाटी में इस शाखा का उद्घाटन किया है, जो कि असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा ने AI संचालित डिजिटल बैंकिंग शाखा का उद्घाटन किया है। डिजिटल मॉडल में फिजिकल और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का संयोजन होता है जिसमें डिजिटल भी होगा और फिजिकल भी होगा। ठीक है, इस शाखा में AI सक्षम सेल्फ सर्विस कियोस्कों की सुविधा भी है। इसमें पेपरलेस कैश जमा और निकासी की सुविधा भी उपलब्ध है। डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से यह सेवा शुरू की गई है। किस बैंक ने शुरू की है? स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च रक्तचाप दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए 7 अप्रैल, बी 12 मई, सी 17 मई, डी 21 जून। इसका सही आंसर है 17 मई। विश्व रक्तचाप दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया था। वर्ल्ड हाइपर लीज द्वारा स्थापित किया गया है। ये वर्ल्ड
हाइपरटेंशन लीग द्वारा स्थापित किया गया है। उच्च रक्तचाप दिवस हर वर्ष 17 मई को मनाते हैं। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 2026 की थीम थी कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर, उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र किस विश्वविद्यालय द्वारा भेंट किए गए? ए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, सी लीडेन विश्वविद्यालय, डी टोक्यो विश्वविद्यालय। सही आंसर है लीडेन विश्वविद्यालय। लीडेन ताम्रपत्र 11वीं शताब्दी के हैं जो कि चोल साम्राज्य से संबंधित है। ये अभिलेख है। ये ताम्रपत्र नीदरलैंड के लेविड यूनिवर्सिटी के एशियाई पुस्तकालय में संरक्षित थे। इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ताम्रपत्र राजेंद्र चोल की मुहर लगी कांस्य अंगूठी से बंधे हुए हैं। 5 ताम्रपत्र संस्कृत और 16 तमिल भाषा में लिखे गए हैं। इसमें प्रशासन, कर व्यवस्था, भू सुधार और सिंचाई प्रणाली का विस्तृत विवरण है। शिलालेख दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के प्राचीन समुद्री सांस्कृतिक संबंधों के प्रमाण देते हैं। चलिए, हाँ, इसमें श्री विजय शासकों द्वारा स्थापित बौद्ध विहार हेतु अनाई मंगलम गांव के अनुदान का भी उल्लेख है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, INS सागर ध्वनि ने हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ फोर्ट क्लॉग में सफल समन्वय सत्र संपन्न किया? ए इंडोनेशिया, बी सिंगापुर, सी मलेशिया, डी थाईलैंड। इसका सही आंसर है मलेशिया। INS सागर ध्वनि ने भारतीय नौसेना का एक समुद्री विज्ञान अनुसंधान पोत है जिसने मलेशिया के पोर्ट क्लेंग में आयोजित समन्वय में हिस्सा लिया, एक साझेदारी में हिस्सा लिया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, आधुनिक जल विज्ञान पद्धतियों, समुद्री पर्यावरण अनुसंधान पर चर्चा हुई। रॉयल मलेशिया नेवी के जल विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने इस पोत पर दौरा किया और साझेदारी के रूप में क्षेत्रीय मदद को बढ़ावा मिलेगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा महिला स्व सहायता समूह और स्टार्टअप को कितनी राशि तक का बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? स्व सहायता समूह और स्टार्टअप को ए 2 करोड़, बी 5 करोड़, सी 10 करोड़ और डी 10 करोड़। इसका सही उत्तर है 10 करोड़। दिल्ली सरकार स्व सहायता समूह और स्टार्टअप को 10 करोड़ तक का बिना गारंटी का ऋण देगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी घोषणा की है। स्वयं इन ऋणों की गारंटी बनेंगी। इसका उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर, उद्यमी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाँ, दिल्ली सरकार द्वारा कुछ योजनाएं शुरू की गई है, उनको सरसरी निगाह से देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे लखपति बिटिया योजना दिल्ली ने शुरू किया है आर्थिक सहायता के लिए बच्चियों को। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड योजना भी महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए शुरू की गई है 2 मार्च से। मुफ्त LPG सिलेंडर योजना गरीब महिलाओं को होली दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने की योजना 2026 से शुरू की है दिल्ली सरकार ने। हाल ही में मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना, लाडली योजना की सीधे राशि बैंक खाते में जाएगी। इसी प्रकार महिला स्टार्टअप और सहज ऋण योजना 10 करोड़ तक का बिना ऋण का योजना दिया जाए। 10 करोड़ रुपए की बिना गारंटी का ऋण दिया जाएगा। दिल्ली क्रेडिट गारंटी योजना छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी ऋण देने के लिए। वहीं पर महिलाओं के लिए ऑटो परमिट योजना 1000 ऑटो परमिट की योजना घोषित की है दिल्ली सरकार ने। रानी हाट योजना महिला उद्यमियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए रानी हाट योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की है। वहीं पर हाइड्रोजन बस सेवा भी पहली बार दिल्ली सरकार ने ही शुरू की है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली, ये तो हो गया है, ये दिल्ली बता दिया मैंने, है ना। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मई 2026 के यूएई दौरे के दौरान घोषित 5 बिलियन निवेश पैकेज के तहत किस संस्था द्वारा भारत के RBL बैंक में 3 बिलियन का निवेश किया जाएगा? ए ADIA, बी IFC, सी इमिरेट NBD, डी है NIIF। सही आंसर है इमिरेट NBD। इमिरेट NBD भारत के रूरल बैंक में लगभग 3 बिलियन का निवेश करेगा। यह निवेश भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में से एक है। हाँ, इमिरेट NBD को
आरबीएल बैंक में लगभग 60% हिस्सेदारी मिलने की संभावना है। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत किस जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? ए दंतेवाड़ा, बी बीजापुर, सी गढ़चिरौली, डी सुकमा। सही आंसर है गढ़चिरौली। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल विरोधी अभियान का अंतिम प्रहार के तहत नक्सल मुक्त हो गया है। अभियान के दौरान 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 5 ने आत्मसमर्पण किया। गिरफ्तार नक्सलियों पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। बहुत सारे गोला बारूद भी जब्त किए गए। इस प्रकार गढ़चिरौली जो जिला है नक्सल मुक्त हो चुका है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वर्ष 2030 में होने वाले ITU प्लेनीपोटेंटियर कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस देश में की जाएगी? ए जापान, बी भारत, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ITU प्लेनीपोटेंटियरी कॉन्फ्रेंस 2030 में होगी। कौन सा देश करेगा इसकी मेजबानी? भारत। इंटरनेशनल टेलीकॉम कम्युनिकेशन यूनियन अर्थात ITU संयुक्त राष्ट्र की दूरसंचार से जुड़ी हुई विशेष एजेंसी है और यह ITU की परिषद की बैठक जेनेवा में आयोजित हुई थी और इस प्रकार जेनेवा में आयोजित बैठक में फैसला लिया गया कि भारत 2030 में ITU प्लेनीपोटेंटरी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी सर्वसम्मति से करने की घोषणा की गई। इस सम्मेलन में इंटरनेट, मोबाइल संचार, वैश्विक दूरसंचार नियमों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। चलिए, कब होगा? यह 2030 में होगा। प्रोजेक्ट गरुड़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, यह इसरो द्वारा विकसित 1000 किलोग्राम वर्ग के सैन्य उपग्रह की परियोजना है। बी, यह हैदराबाद स्थित ध्रुवा स्पेस द्वारा 500 किलोग्राम वर्ग के फ्लैट पैक उपग्रह के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु शुरू किया गया कार्यक्रम है। सी, इसका उद्देश्य केवल मौसम पूर्वानुमान उपग्रह का निर्माण करना है। डी, इस परियोजना को रक्षा मंत्रालय द्वारा 500 करोड़ का अनुदान दिया गया है। इसका सही आंसर है बी, यह हैदराबाद स्थित ध्रुवा स्पेस द्वारा 500 किलोग्राम वर्ग के फ्लैट पैक उपग्रह के बड़े पैमाने पर निर्माण करने के लिए शुरू किया गया है प्रोजेक्ट गरुड़। प्रोजेक्ट गरुड़ को ध्रुवा स्पेस ने विकसित किया है और ध्रुवा स्पेस जो है हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पर 500 से 600 उपग्रह का उत्पादन किया जाएगा प्रतिवर्ष। इस उद्देश्य से शुरू किया गया है प्रोजेक्ट गरुड़। इसका उपयोग दूरसंचार, राष्ट्रीय सुरक्षा, पृथ्वी अवलोकन और डेटा सेवाओं में सहायक होगा। फ्लैट पैक तकनीकी उपग्रह के तेज एकीकरण और कुशल संचालन में सहायक होगा। यह प्लांट कहाँ पर है? इसका नाम है ध्रुवा स्पेस, हैदराबाद में स्थित है। प्रोजेक्ट गरुड़ के तहत इससे 500 से 600 उपग्रह का उत्पादन किया जाएगा। अरे वजन कितना होगा? इनका वजन 500 किलोग्राम वर्ग के प्लेग फेट उपग्रह के निर्माण में बनाया जाएगा। इसका प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट गरुड़। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति योवेरी कगुटा मुसेवेनी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ए केन्या, बी तंजानिया, सी युगांडा, डी रवांडा। इसका सही आंसर है युगांडा। जयंत चौधरी ने युगांडा में भारत के प्रतिनिधि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। योवेरी कगुडा मुसेवेनी ने युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का जीजा स्थित युगांडा कैंपस भारत का पहला विदेशी सार्वजनिक शैक्षणिक कैंपस है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जीजा युगांडा में स्थित है। युगांडा स्थित NFSU कैंपस में पहले बैच के छात्रों का नामांकन अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ था। इसमें अब बात आई है युगांडा की, तो युगांडा एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। आप देख सकते हैं मैप में, पूर्वी अफ्रीकी देश है युगांडा। युगांडा की राजधानी है कंपाला। यहाँ की मुद्रा है युगांडा सिलिंग। यहाँ के राष्ट्रपति है योवेरी मुसेवेनी, अभी बने हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री है रोबिन नबंजा। पड़ोसी देश की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूडान, उत्तर में सूडान, पश्चिम में डेमोक्रेसी कांगो और इधर रवांडा भी है। ठीक, दक्षिण में तंजानिया है, केन्या है
और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो भी है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने राज्यों के साथ अपने देशों के साथ सीमा बनाता है युगांडा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।